हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल गदर पढ़ाई पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले हमें कुछ अहम बातें जानना जरूरी है इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं एक गाँव की कहानी, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि उस गांव में क्या है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चलती है, वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, और उस विलेज का नाम है पालमपुर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। पालमपुर एक गांव है, ये अपने पास ही वाले यानी कि पड़ोसी गांव या शहर रायगढ़ से कनेक्टेड है, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। रायगढ़ के बगल में ही एक उसका छोटा सा शहर है, पास में एक शहर है जिसको हम शाहपुर कह सकते हैं, शाहपुर। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी कि पालमपुर में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यातायात चलते हैं, यहाँ पे बुलकाट, तांगास, बुग्गीस, अदर कमोडिटी जैसे कि मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल्स, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सारी चीज़ें पालमपुर के रोडों पे देखने को मिलती है। यहाँ पे फैमिलीज कितनी रहती है, पालमपुर के अंदर 450 फैमिलीज रहती हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। पालमपुर के अंदर अपर कास्ट फैमिलीज 80 है, यानी कि 450 में से 80 फैमिलीज ऐसी है जो ऊंची जाति की है। इनके हाउसेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और इनके हाउसेस जो है, घर है, वो सीमेंट के बने हुए यानी कि अच्छे खासे ईंटों से बने हुए हैं। लोअर हाउसेस मतलब यहाँ पे नीची जाति कौन कौन सी रहती है, 450 का जितना भी 1/3 निकलेगा वो SC यानी कि दलित लोग रहते हैं। इनके जो घर है वो मिट्टी के बने हुए हैं। बहुत से हाउसेज जो है पालमपुर के, उनके अंदर बिजली सप्लाई होती है। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। यहाँ पे हेल्थ सेंटर कैसे, एक हेल्थ सेंटर है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हम मेनली पढ़ने वाले हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला जो है वो लैंड यानी कि ज़मीन, और साथ साथ में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। सेकंड जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है लेबर और वर्कर। लेबर भी हमें 2 तरह के चाहिए होते हैं, एक एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर, और दूसरा अनएजुकेटेड यानी कि अनस्किल्ड लेबर। अब एजुकेटेड लेबर क्यों चाहिए, एजुकेटेड लेबर इसलिए चाहिए, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अनपढ़ लेबर नहीं कर सकते, जैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना, जनरेटर्स को चालू करना, ये सब स्किल्ड लेबर ही कर सकते हैं। इसलिए हमें स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर दोनों की जरूरत पड़ती है। तीसरा रिक्वायरमेंट जो है हमारा फिजिकल कैपिटल। अगर हमारे पास पैसा होगा जब तो हम किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे और उसको खरीद सकेंगे कंपनी में लगाने के लिए। कैपिटल एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, यानी कि पैसा एक बहुत ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। जैसे कि हमें कंपनी सेटअप करना है, उसमें हमें टरबाइन चाहिए, कंप्यूटर मशीन चाहिए, ये सब चाहिए, तो इसके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए देख लेते हैं फिक्स कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल वो होता है जिसमें हम एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं और वो हमारा लाइफ टाइम तक साथ देता है। जैसे कि हमने कंप्यूटर खरीदा, जनरेटर खरीदा, ये हमें सिर्फ एक ही बार खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ये हमें आगे तक काफ़ी समय, लंबे समय तक काम देंगे, तो ये हमारा फिक्स कैपिटल हो गया। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल यानी कि काम के दौरान में हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। फार्मिंग इन पालमपुर, आइए देख लेते हैं पालमपुर में खेती कैसी होती है। फार्मिंग जो है वो यानी कि खेती जो है वो पालमपुर की मेन एक्टिविटी है। 75% जो पीपल है वो खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। इनमें से कुछ फार्मर है, कुछ लेबर है। 1990 के बाद से जो पालमपुर की ज़मीन है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि 1990 से पहले जितनी ज़मीन खेती की थी उतनी ही ज़मीन पालमपुर के अंदर में, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। पालमपुर में कौन कौन से या किस किस प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे पालमपुर के अंदर में सभी प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं। पालमपुर की जितने भी खेत हैं उन सब में कल्टीवेशन होती है, यानी कि खेती होती है। बरसात के दौरान में यानी कि बरसात वाले सीजन में यहाँ पे खरीफ यानी कि खरीफ फार्मर्स यहाँ पे ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और ज्वार और बाजरा जो है ये अपने जानवरों को खिलाने के लिए इसको उगाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पोटैटो उगाया जाता है पालमपुर के अंदर में, यानी कि और विंटर सीजन में
यहाँ पे गेहूं उगाया जाता है, यानी कि ठंड वाले मौसम में। शुगर केन यानी गन्ने की खेती भी पालमपुर में होती है, जो ये अपने नज़दीकी शहर शाहपुर में जाके वहाँ के व्यापारियों को बेच देते हैं। जो मेन रीज़न है एक ही साल में डिफरेंट क्रॉप उगाने के, यानी कि बहुत से अनाज एक ही साल में उगाने का, वो है इनके यहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत से जो ट्यूबवेल्स है वो सरकार के द्वारा पालमपुर में लगाए गए हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। एक ही समय में ज़्यादा क्रॉप्स को एक छोटे से टुकड़े लैंड में, यानी छोटा सा लैंड है उसमें हम एक बार में ही बहुत से अनाज को उगाए तो वो हमारा मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। 1960 से पहले फार्मर्स जो थे पालमपुर के, वो ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करा करते थे, यानी कि पारंपरिक तरीके से करा करते थे। खेतों में वो फर्टिलाइजर के तौर में काऊ डंग यानी कि गाय का गोबर और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल संसाधन है उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1960 के बाद में जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1966-67 में, तो HIV सीड्स का इन्होंने इस्तेमाल करा। HIV सीड्स जैसे हम इस्तेमाल करते हैं एक छोटे से पौधे से, यानी कि HIV सीड्स से जो भी पौधा उत्पन्न होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। HIV यही है। अब HIV सीड्स से हम जब खेती करते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। HIV सीड्स से जब हम खेती करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लगता है, साथ साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अच्छे रिजल्ट के लिए। सबसे पहले HIV सीड्स जो है वो पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल करा और मॉडर्न फार्मिंग को अपनाया भारत में। इस वजह से HIV सीड्स को मतलब इस्तेमाल करते तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस वजह से ट्यूबवेल्स इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, साथ साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब जब हम HIV सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते तो 1 हेक्टेयर से पहले हमें 1300 किलो अनाज की उत्पत्ति होती थी, लेकिन जब हमने HIV सीड्स का इस्तेमाल करा तो 1 हेक्टेयर से हमें 3200 किलो का उत्पादन मिलने लगा। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।